नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमलता मीना। आज हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। सबसे पहले मौर्य प्रशासन में राजा के बारे में। राजा वंशानुगत राजतंत्र शासन का स्वरूप केंद्रीकृत होता था। राजा के पास सर्वोच्च सैनिक, न्यायिक तथा धार्मिक शक्तियाँ केंद्रित थी। राजा शक्तिशाली होने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। मौर्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग थे: राजा, अमात्य, जनपद, मित्र, सेना, कोश और दुर्ग। अब हम पढ़ेंगे अमात्य, मंत्री और मंत्री परिषद। ये क्या करते थे? मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र के परीक्षण के बाद की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। राजा अपने कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों, जिन्हें अध्यक्ष भी कहा जाता था, उनकी सहायता से प्रशासन को चलाते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन 18 तीर्थ यानी विभागों में बटा हुआ था, जिनमें प्रमुख थे मंत्री, पुरोहित, सन्निधाता, सेनापति और युवराज। ये विभागाधिकारी अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्य संभालते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ऐसे अनेक प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख किया है जो कि प्रशासन को चलाने में सहयोग करते थे, जैसे स्वर्णाध्यक्ष, भंडागाराध्यक्ष, वाणिज्य अध्यक्ष। ऐसे बहुत सारे अध्यक्षों का कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है जो कि प्रशासन को चलाने में सहयोग देते थे। ये कुछ तीर्थ हैं और उनसे संबंधित विभाग हैं, जैसे मंत्री प्रधानमंत्री का कार्य संभालते थे, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युवराज राजा का उत्तराधिकारी संभालता, राजस्व विभाग का मंत्री, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का प्रधान था, दंडपाल सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, नागरक नगर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, दुर्गपाल राजकीय दुर्गों का रक्षा करता था, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, आठविक वन विभाग का प्रधान, द्वारिक राजमहलों की व्यवस्था का प्रधान, अंतवर्षिक अंतपुर का अध्यक्ष और मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो कि परिषद का अध्यक्ष था। इस तरीके से ये कुछ तीर्थ और उनसे संबंधित विभाग थे। ऐसे बहुत सारे अध्यक्ष हैं जो कि प्रशासन को संभालने में सहयोग करते थे। प्रांतीय ग्राम प्रशासन किस तरीके से चलता था मौर्य का? शासन की सुविधा की दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य को 4 भागों में और अशोक ने अपने समय में उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। और इन प्रांतों का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित होता था। इन प्रांतों का जो उल्लेख है वो अभिलेखों में इस प्रकार से मिलता है। इस तरीके का वर्णन है: उद्देश्य, जो कि उत्तरापद था, इसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, कलिंग उसकी राजधानी तोशाली, दक्षिणापद राजधानी स्वर्णगिरी और प्राच्य या प्रासी उसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। इसको मैंने इस तरीके से भी बताया है। बीच वाला सेंटर वाला पोर्शन मगध, उत्तरापद, अवंती, कलिंग और दक्षिण। इन प्रांतों का शासन राजकुल से संबंधित व्यक्ति द्वारा ही संचालित होता था, जिसे कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। और कुमार माती की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे और महामात्र के अंतर्गत विभिन्न पदों पर सामंत और विषयपति होते थे। मौर्य प्रशासन में एक युक्त पदनाम वाला अधिकारी भी होता था, जो कि संभवतः माना जाता है कि वो राजा के राजस्व का प्रभारी अधिकारी होता था। इसके अलावा राजुक जो होता था वो जमीन की माप और उसकी सीमाएं निर्धारित करने वाला होता था। इसके अलावा उसको दोषियों को दंड देने और निर्दोषों को मुक्त करने की भी उसे शक्ति प्राप्त थी। अब हम देख रहे हैं इसमें मौर्य प्रशासन का स्तरीय विभाजन किस रूप में था, मतलब मौर्य साम्राज्य किस तरीके से चलता था, उसका प्रशासन किस तरीके से चलता था, उसको किस लेयर में डिवाइड कर रखा था। साम्राज्य को प्रांतों में डिवाइड कर रखा था। प्रांत मंडलों में डिवाइड थे। मंडल यानी आधुनिक कमिश्नरेट की तरह होते थे। मंडल फिर आहार या विषय में
डिवाइड थे, जो कि विषय मीन्स आधुनिक जिला, और स्थानीय आहार या विषय स्थानीय में डिवाइड था, जो कि 800 गांवों का समूह था। स्थानीय द्रोणमुख में डिवाइड था, जो कि 400 गांवों का समूह था। द्रोणमुख फिर खारवटिक में डिवाइड था, 200 गांवों का समूह था। और खारवटिक के बाद संग्रहण, जो 10 गांवों का समूह था। और संग्रहण के बाद आता था ग्राम, जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस तरीके से मौर्य प्रशासन को डिवाइड कर रखा था। अर्थशास्त्र में मंडल के प्रधान के रूप में प्रतिष्ठा नामक एक अधिकारी का वर्णन मिलता है। अशोक के लेख में इस अधिकारी को प्रादेशिक भी कहा गया है। और आहार या विषय का शासन विषयपति चलाता था। संग्रहण के प्रधान अधिकारी को गोप कहते थे। और गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, जिसका चुनाव जनता द्वारा होता था, लेकिन ये वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होता था। अब नगर प्रशासन कैसा चलता था मौर्यों का? मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों की एक नगर परिषद द्वारा होता था। और नगर परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव नहीं होता था, इनको नियुक्त किया जाता था। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 उपसमितियों में डिवाइड थे। और ये 6 उपसमितियां इस तरीके से कार्य करती थी। पहली उपसमिति औद्योगिक तथा शिल्प कार्यों का निरीक्षण करती थी। दूसरी उपसमिति पाटलिपुत्र में आने वाले बाहरी लोगों, विशेषतः विदेशियों के मामलों की देखभाल और उनके सत्कार का काम करती थी। तीसरी उपसमिति जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण करती थी। चौथी उपसमिति क्रय विक्रय के नियमों का निर्धारण करती थी। इसके अलावा मापतोल के मानों का नियंत्रित करना और मिलावट को रोकने का काम करती थी। पांचवी उपसमिति व्यापारियों का पंजीकरण तथा व्यापार और वाणिज्य का विनियमन करती थी। छठी उपसमिति टैक्स वसूलती थी, क्रय विक्रय कर वसूलती थी तथा उस समय बिक्री कर जो था वो बेचे गए माल पर 10% की दर से लगता था। नगर परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो कि जन कल्याण का कार्य करते थे, जैसे सड़कों, बाजारों, चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति, बंदरगाह, इन सब की मरम्मत और रखरखाव की देखभाल करते थे। और नगर का मुख्य अधिकारी जो कहलाता था उस समय नागरक, उसको नागरक कहते थे। इस तरीके से आज हमने मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा कि मौर्य प्रशासन बहुत विकसित और सुसंगठित था। अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने कार्य संभालते थे और राज्य के कार्यकलापों को विनियमित और नियंत्रित करते थे। तो ये था मौर्य प्रशासन, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। आई होप आपको मौर्य प्रशासन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मैंने उपलब्ध करवाई। थैंक यू।